अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे हमने लास्ट टाइम चैप्टर 11 से 14 तक इंटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए, तो आज हम चैप्टर नंबर 15 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल डेट। तो ये आपने डिस्कस किया होगा कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल मोटर की तरह ही होता है, यानी वायर कैरिंग अ करंट एक्सपीरियंस अ फोर्स, टार्क प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कॉइल में। क्वेश्चन नंबर 2, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब कन्वर्ट होगा जब हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वन हैज़ टू कनेक्ट। अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे, जिसको हम शंट कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी नोट कर लें कि कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगेगा। तो वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में लगेगा और एमीटर सर्किट में सीरीज में लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर आप सेंसिटिव करना चाहते हैं तो आर्म्स रेशो आपको इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब सारे रेजिस्टेंस एक जैसे होंगे। मीटर ब्रिजेस एप्लीकेशन ऑफ, तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे दो ब्रिजेस चलती हैं, एक को मीटर ब्रिज कहते हैं, दूसरे को पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। बहरहाल अभी इसका जवाब व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बिकॉज। पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो करंट ड्रा नहीं करता, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब नहीं करता, एक्यूरेटली मेजर करता है। तो ऑप्शन सी होगा। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, अगर हम सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्ट मीटर। ये मैं ऊपर बता के आया हूँ कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्ट मीटर इसलिए है या सुपीरियर इसलिए है क्योंकि वो करंट ड्रा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स होते हैं, 3 नोन होते हैं, एक अननोन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस अगर आपको एक्यूरेसी से चाहिए तो सिलाइट वायर ब्रिज नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा। इसका जवाब बी होगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ज़्यादा एक्यूरेट होती है व्हीटस्टोन ब्रिज से। एवोमीटर इज़ यूज टू मेजर, तो एवोमीटर स्टैंड फॉर एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, तो इसलिए ये सारे पैरामीटर मेजर कर सकता है, यानी ये एक किस्म का यूनिवर्सल मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो शंट की रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो शंट की रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, सीरीज रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। बहरहाल इसका डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो न्यूमेरिकल है, और इसमें मैंने पहले डेटा देख लें। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी गई है RG। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी IG हमें 10 मिली एम्पियर दिया गया, और वोल्ट मीटर की रेंज हमें 100 दी गई है। अब हमें सीरीज़ रेजिस्टेंस चाहिए, तो सीरीज़ रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला V/IG माइनस RG। तो V 100 था, IG 10 मिली एम्पियर था, जिसको मैंने एम्पियर में कन्वर्ट किया, माइनस 25, तो ये हो जाएगा 9975, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करती है और परमिटिविटी पे भी, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट की स्पीड सेम होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्स, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक जो होती है उसको ऑडिबल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बैंड थ्योरी गिव्स अ सिंपल आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो बैंड थ्योरी हमें एनर्जी बताती है, यानी हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टल्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनको हम सेमीकंडक्टर या टेट्रावेलेंट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी मटेरियल। पी टाइप मटेरियल तब बनेगा जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट डोप करेंगे, इसलिए बोरान, इंडियम और गैलियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट अगर हम डोप करेंगे तो एन टाइप बनेगा, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, इसलिए उसका नाम पी टाइप रखते हैं। As a concentration in p-type substance takes place due to holes, so that they are called p-type. At 0 Kelvin a semiconductor acts like, तो 0 Kelvin पे semiconductor insulator की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो हम इसको रेक्टिफायर कहेंगे, रेक्टिफायर नहीं, रेक्टिफायर डिवाइस का नाम है, रेक्टिफिकेशन कहेंगे कि प्रोसेस है तो रेक्टिफिकेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फुल वेव रेक्टिफायर डैश डायोड आर यूज। तो रेक्टिफायर में फुल वेव में 2 डायोड यूज होंगे, और अगर हाफ वेव होगा तो सिंगल डायोड। फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूजुअली मेड फ्रॉम। फोटो डायोड सिलिकॉन का या सोलिनियम का बना होता है, बहरहाल यहाँ पे सिलिकॉन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई बोथ करंट एंड एज वेल एज वोल्टेज। तो ट्रांजिस्टर वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है, करंट को भी। देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। क्वेश्चन नंबर 16, द मिडिल पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पोर्शन है, जो लाइटली डोप्ड भी होता है, उसको बेस कहते हैं, और जो हेवली डोप्ड होता है उसको एमीटर कहते हैं, और जो साइज में बड़ा होता है वो कलेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, होल इज इक्वलेंट टू। तो ये जो होल है, एक मिनट, तो होल जो है हमारा वो इक्वलेंट टू होता है पॉजिटिव चार्ज। होल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेमीकंडक्टर डायोड कैन फॉरवर्ड बियास। सेमीकंडक्टर डायोड व्हेन फॉरवर्ड बियास। अच्छा, जब सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बियास होता है तो डिप्लेक्शन रीजन की साइज भी डिक्रीज हो जाती है, करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बियास द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। अभी बताया, फॉरवर्ड बियास में डिप्लेशन रीजन की साइज कम हो जाती है, और रिवर्स बियास में डिप्लेशन रीजन की साइज भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ऑसिलेटर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इस चैप्टर नंबर 17 अब हम डिस्कस करेंगे, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर मेड इज कॉल्ड। तो हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, इनर्शियल नहीं बल्कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका ऑप्शन सिर्फ ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डेट 1। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी चल सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन भी हो सकती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल वो होगा जिसमें न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल ना हो, और साथों साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास सम एक्सेलरेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल होती है, और इसके 2 पोस्टुलेट्स होते हैं। एक पोस्टुलेट होता है कि फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी, मतलब वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे या सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड।
तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि टाइम भी डायलेट होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, मास वेरी होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट एंड रिलेटिविस्टिक मास। तो रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास के बीच में रिलेशन m0 अपॉन रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो लेंथ कम हो जाती है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं, और इसका फार्मूला L0 रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ मटीरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास। अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि मास डबल कब होगा, तो डबल के लिए स्पीड रेडिकल 3/2c होनी चाहिए या 0.866c होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल इज m0 एंड रिलेटिविस्टिक मास इज m, देन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविटी में फार्मूला होता है m माइनस m0 c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन हॉट डे और इन हॉट क्लाइमेट वाइट कलर आर वोन बिकॉज दे आर। तो वाइट कलर गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, इसलिए गर्मियों में ये पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ सिंगल क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सिंगल क्वांटम होगा उसको हम फोटॉन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल वेव कॉल्ड। तो लाइट कंसिस्ट पार्टिकल वेव्स कॉल्ड, तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फोटॉन कहते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 15, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एग्जिबिट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंस इफेक्ट दोनों लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन लाइट की वेव नेचर को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 16, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो हम इसको वर्क फंक्शन कहते हैं और वर्क फंक्शन हमेशा नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17, फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज़। तो जब हम किसी भी मेटल को हीट करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो थर्मायोनिक इफेक्ट होगा, और अगर लाइट डालने से निकलेंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इमिटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बहरहाल ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फोटॉन बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो एक्स रेज स्कैटरिंग को हम कॉम्पटेंस इफेक्ट भी कहते हैं। कॉम्पटेंस इफेक्ट में इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ कम होती है, स्कैटर्ड की ज़्यादा होती है। इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जबकि स्कैटर्ड के कम होते हैं। एंड कॉम्पटेंस स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला डेल्टा लेमडा H(m0 c1 माइनस कॉस थीटा होगा। और कॉम्पटन वेव शिफ्ट मैक्सिमम तब होगी जब आपका फोटॉन 180 डिग्री पे स्कैटर्ड हो जाए, और कॉम्पटन वेव शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ बराबर तब होंगी जब वो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फोटॉन टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। क्वेश्चन नंबर 22, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है इसको हम मास एनिहिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन यानी मास एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन दोनों कंबाइन होकर 2 फोटॉन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पोजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल। तो पोजिट्रॉन एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का है। क्वेश्चन नंबर 24, मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी है, तो इसका बी होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ चैप्टर नंबर 18 के सवाल। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम
सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूक्लियस को रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब हायर से जंप लगेगा लोअर पे तो एनर्जी रेडिएट होगी, और जब लोअर से हायर जंप लगेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वाज कंसिस्ट, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पास 5 सीरीज हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड। इसी तरह बाल्मर एम्पेरिकल फार्मूला, तो बाल्मर सीरीज तब इमिट होगी जब शुरू फाइनल ऑर्बिट 2 हो, इनिशियल ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट इनटू सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में जब जंप लगेगा तो डेफिनेटली बाल्मर सीरीज इमिट होगी, और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के लिए होती है। लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए होती है, इसके लिए इसका जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसको बोर्स रेडियस भी कहते हैं, और उसका वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, पर अगर आप उसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.053 होगा, और उसके साथ n² मल्टीप्लाई करेगा। वी कैन से डेट रेडिया ऑफ ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट का रेडियस n² से डिपेंड करेगा। फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 16, स्क्वायर करते जाएंगे, तो सीक्वेंस बी सही है। द ट्रांजिशन ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन हेवी एटम गिव्स, एक्स रेज आपने पढ़े होंगे तब बनते हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब हेवी मेटल के साथ स्ट्राइक करता है। बहरहाल उसमें 2 तरह के स्पेक्ट्रम इमिट होते हैं, कंटिन्यूस और लाइन, पर यहाँ पे जो बात की गई है इनर शेल की, तो इनर शेल हम कहेंगे कि एक्स रेज का लाइन स्पेक्ट्रम देता है, तो सही ऑप्शन इसका डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिवाइस डेट प्रोड्यूस एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, तो हम उसको लेज़र कहते हैं, तो इसका जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इज़ द प्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल इमेज, इसको होलोग्राफी कहते हैं, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पेयर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज़ द रिवर्स फेनोमेना ऑफ, तो एक्स रेज प्रोडक्शन रिवर्स फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर 19 के सवाल डिस्कस करेंगे। 19 का क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर टुगेदर, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ वन ऑफ इस आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में सिर्फ न्यूट्रॉन का फ़र्क होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं। फ्यूजन चेन रिएक्शन आर पॉसिबल, तो फ्यूजन में 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा बनाते हैं, ये सन या स्टार पे होता है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड करने वाला चैडविक है। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻27 है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ मासेज ऑफ कंस्टिट्यूंट न्यूक्लियॉन्स एज कंपेयर टू मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास छोटा होता है और कंस्टिट्यूंट का मास बड़ा होता है, इसलिए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU, तो 1 AMU से जो एनर्जी मिलती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, तो क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, बेक्यूल भी इसका है। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हेलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है मीडियम न्यूक्लियाई की, और लाइटर की भी कम होती है, हेवी की भी कम होती है, तो इसका सही जवाब है लीस्ट फॉर हेवी न्यूक्लियाई, या लीस्ट फॉर लाइटर, पर लाइटर है नहीं तो हेवी। कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन, अगर हम फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में करवाना चाहते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाएंगे। फिशन चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एब्जॉर्बिंग रॉड्स लगाते हैं जो कि कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। बहरहाल यहाँ कैडमियम ऑप्शन सही है।
मास ऑफ फिजिबल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, तो उस मास को क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल मास अगर होगा तो हमारा रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एटॉमिक बॉम्ब इज द एग्जांपल ऑफ, तो एटॉमिक बॉम्ब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 15 इन लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द टाइप ऑफ यूरेनियम, तो ब्रीडिंग के लिए हमेशा यूरेनियम 23892 होगा, जबकि फिजन के लिए यूरेनियम 23592 होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज द एग्जांपल ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है। फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z एंड एटॉमिक मास a द चार्ज हमेशा एटॉमिक नंबर को कहते हैं जो कि z से डिनोट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाफ लाइफ ऑफ फास्फोरस इज 15 days, अ गिवन मास ऑफ फास्फोरस विल बी रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, तो 1/4 का मतलब है कि 2 हाफ लाइफ्स हो चुकी हैं। अगर एक हाफ लाइफ का टाइम 15 डे है तो 2 का 30 डे हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। व्हाट % ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एटम लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, देखें एक हाफ लाइफ अगर गुजरेगी तो 50% बचेगा, दूसरी गुजरेगी तो 50 का हाफ यानी 25, तीसरी अगर गुजरेगी तो 25 का हाफ यानी 12.5, और चौथी अगर गुजरेगी तो 6.25, और फिफ्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो 3.15 यानी 3% आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है उसको मीन लाइफ कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ मॉडरेटर, देखो मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट भी यूज़ होता है, लाइट वाटर भी यूज़ होता है, हेवी वाटर भी यूज़ होता है। मॉडरेटर का बेसिकली फंक्शन है न्यूट्रॉन को स्लो करना, बड़ा लीड यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैन अंडरगो फ्यूजन विथ ए बम्बारमेंट ऑफ स्लो न्यूट्रॉन, तो वो यूरेनियम 23592 होगा। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ, तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 होगी। बीटा पार्टिकल्स आर डैश, तो बीटा पार्टिकल्स को हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन, देखें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का मास भी ज़्यादा होता है और चार्ज भी ज़्यादा होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो अट्रैक्शन से आयोनाइजेशन करते हैं, बहरहाल इसका सही जवाब जो है वो ए होगा। अल्फ़ा पार्टिकल आर हाईली आयोनाइज बिकॉज ऑफ देयर, तो डायरेक्ट कोलिजन कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, और अल्फ़ा पार्टिकल के पास डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसलिए ग्रेटर चार्ज की वजह से वो आयोनाइज ज़्यादा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बीटा पार्टिकल आयोनाइज एटम ड्यू टू, तो बीटा मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे रिपल्जन की वजह से आयोनाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज फॉर शील्डिंग ऑफ गामा रेज, देखें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होती, और न्यूट्रॉन को रोकने के लिए कंक्रीट की वाल चाहिए, जब गामा रेज को रोकने के लिए लीड चाहिए। और इसी तरह बीटा रेज को अगर आप शील्ड करना चाहते हैं तो वो एल्युमिनियम से भी हो सकते हैं। बहरहाल इसका सही ऑप्शन जो है वो लीड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेडिएशन डिटेक्टर, तो रेडिएशन डिटेक्टर विल्सन क्लाउड चैम्बर भी होता है, गीगर काउंटर भी होता है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी होता है। वो कौन सा नहीं होता, साइक्लोट्रॉन नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 विल्सन क्लाउड चैम्बर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें आयोनाइजेशन पाथ बना के देता है आयोनाइजेशन पार्टिकल्स का। अगर अल्फ़ा रेज का गुज़र होगा तो डेंस लाइन बनेगी, और अगर बीटा रेज का गुज़र होगा तो थिन लाइन बनेगी, और गामा रेज का अगर गुज़र होगा तो डॉट्स बनेंगे। और ये विल्सन क्लाउड चैम्बर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे वर्क करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पाथ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व, तो विल्सन क्लाउड चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, तो कार्बन 12, कार्बन 14। अगर लिवर का ट्रेसर देखना है तो कोबाल्ट होगा, और थायराइड का देखना है तो आयोडीन होगा। तो अब ये पूछ रहा है
कॉन्केव इज क्योर्ड बाय, तो आयोडीन 131, क्योंकि आयोडीन थायराइड पे जाके स्टोर होती है, डिपॉजिट होती है। एन अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल के पास हम कह सकते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गामा रेज लूज देयर एनर्जी बाय, तो गामा रेज अपनी एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में भी लूज़ कर सकते हैं, कॉम्पटेंस इफेक्ट में भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन विल्सन क्लाउड चैम्बर द अल्फ़ा पार्टिकल शेप, तो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे मैंने पहले बताया डेंस, स्ट्रेस और कंटिन्यूस ट्रैक होगा। रोएंटजेन इज़ द यूनिट ऑफ, तो रोएंटजेन पुराना यूनिट है रेडिएशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिएशन इज एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग, तो न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं है। एक्स रेज प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली विथ, तो एक्स रेज के लिए पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए गामा रेज होंगे। तो इसी तरह हमने एक वीडियो पहले भी दे दिया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें चैप्टर नंबर 11 से 14 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और इसमें हमने 15 से 20 तक किए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपकी फाइनल मेरठ यूनिवर्सिटी की टेस्ट में आएंगे। तो आप ये अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।